दोस्तों हमें फ्यूरी मैड मैक्स सागा नाम की ये मूवी देखने को मिली थी। 2 पार्ट इसके आ चुके हैं और तीसरा पार्ट भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी इसके तीसरे पार्ट के बारे में, दूसरे पार्ट की क्या परफॉर्मेंस रही, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा 2024 की एक पोस्ट एपोकैलिक एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण जॉर्ज मिलर ने किया है, जिन्होंने निको लाथोरिस के साथ पटकथा लिखी है। यह मिलर की मैड मैक्स फ्रेंचाइजी की 5वीं किस्त है और पहली ऐसी फिल्म है जो श्रृंखला के नायक मैक्स रॉकटांस्की पर केंद्रित नहीं है। इसके बजाय मैड मैक्स फ्यूरी रोड 2015 के स्पिन-ऑफ प्रीक्वल और फ्यूरी रोड के चरित्र फ्यूरियोसा की मूल कहानी के रूप में कार्य करती है, जिसे प्रीक्वल में अन्या टेलर-जॉय और एलाइला ब्राउन द्वारा चित्रित किया गया है। फ्यूरी रोड की घटनाओं से 15 से 20 साल पहले की पृष्ठभूमि में फिल्म एक दशक से अधिक समय तक शीर्षक चरित्र के जीवन का अनुसरण करती है, जिसमें सरदार डिमेंटस क्रिस हेम्सवर्थ की सेनाओं द्वारा उसके अपहरण से फ्यूरी रोड के कई कलाकार सहायक भूमिकाओं में लौट रहे हैं, जिनमें जॉन हॉवर्ड, नाथन जोन्स और एंगस सैम्पसन अपने अपने किरदारों को दोहरा रहे हैं। मिलर ने शुरू में फ्यूरी रोड के साथ फ्यूरियोसा को बैक टू बैक शूट करने का इरादा किया था, लेकिन वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स फ्यूरी रोड के वितरक के साथ वेतन विवादों के कारण पूर्व में कई साल विकास नरक में बिताए। फ्यूरी रोड के कई क्रू सदस्य फ्यूरियोसा के लिए वापस लौटे, जिनमें लेथोरिस, निर्माता डग मिशेल, संगीतकार टॉम होल्केनबोर्ग, कॉस्ट्यूम डिजाइनर जेनी बेवन और संपादक मार्गरेट सिक्सेल, मिलर की पत्नी, शामिल है। फिल्मांकन जून से अक्टूबर 2022 तक ऑस्ट्रेलिया में हुआ। फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा का प्रीमियर 15 मई 2024 को 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसे 23 मई 2024 को ऑस्ट्रेलिया में और उसके अगले दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई, जिसने अपने $168 मिलियन के बजट के मुकाबले केवल $172.8 मिलियन की कमाई की। 6. कथानक। सर्वनाश के दशकों बाद ऑस्ट्रेलिया एक रेडियोधर्मी बंजर भूमि है और ग्रीन प्लेस ऑफ मेनी मदर्स ताजे पानी और कृषि के साथ बचे हुए अंतिम क्षेत्रों में से एक है। रेडर्स ग्रीन प्लेस की खोज करते हैं, जबकि 2 बच्चे फ्यूरियोसा और वाल्किरी आड़ू तोड़ रहे होते हैं। फ्यूरियोसा उनकी मोटरसाइकिलों को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रेडर्स उसे अपने नेता बाइकर होर्ड के डेमेंटस के लिए पुरस्कार के रूप में पकड़ लेते हैं। फ्यूरियोसा की मां मैरी उनका पीछा करते हुए होर्ड के शिविर तक पहुंचती है, जहां एक हमलावर को छोड़कर सभी को मार दिया जाता है, जो फ्यूरियोसा को डिमेंटस के पास ले जाता है। फ्यूरियोसा आखिरी हमलावर को घातक रूप से घायल कर देता है, इससे पहले कि वह ग्रीन प्लेस का स्थान बता सके। मैरी शिविर में घुस जाती है और फ्यूरियोसा को बचा लेती है, लेकिन डिमेंटस उन्हें खोज लेता है। मां फ्यूरियोसा को भागने के लिए समय देने के लिए वहीं रुक जाती है और उसे याद रखने के लिए एक आड़ू का बीज देती है, लेकिन फ्यूरियोसा मैरी को छोड़ने से इनकार कर देता है। डिमेंटस फ्यूरियोसा को अपनी मां को सूली पर चढ़ते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अपने परिवार की मौत से आहत डिमेंटस अनिच्छुक फ्यूरियोसा को अपनी बेटी के रूप में अपनाता है, उम्मीद करता है कि वह उसे ग्रीन प्लेस तक ले जाएगी। कुछ समय बाद डिमेंटस ने सिटाडेल को घेर लिया, जो कि ताजे पानी और कृषि के साथ एक और बस्ती थी। हालांकि होर्ड को सिटाडेल के सरदार इमोर्टन, जो कि कट्टर सेना वॉर बॉयज, ने खदेड़ दिया। डिमेंटस ने गैस्टाउन पर कब्जा करने के लिए ट्रोजन हॉर्स रणनीति का उपयोग करते हुए अपना रास्ता बदल दिया। यह एक तेल रिफाइनरी है जो सिटाडेल को गैसोलीन की आपूर्ति करती है। शांति वार्ता में, जो गैस्टाउन पर डिमेंटस के अधिकार को पहचानता है और होर्ड के चिकित्सक और फ्यूरियोसा के बदले में भोजन और पानी की आपूर्ति बढ़ाता है, जिसने अपने घर का रास्ता खोजने के लिए अपने बाएं हाथ पर ग्रीन प्लेस के लिए एक स्टार चार्ट टैटू किया है। इसके बाद, जो फ्यूरियोसा को अपनी पत्नियों के साथ एक तिजोरी के अंदर कैद कर देता है। जो के बेटे रिक्टस के उसके प्रति आकर्षण दिखाने के बाद फ्यूरियोसा भागने की योजना बनाता है। एक रात रिक्टस फ्यूरियोसा को बलात्कार करने के लिए जो कि तिजोरी से बाहर निकालता है, लेकिन वह अपने बालों से बने विग का उपयोग करके उसकी पकड़ से फिसल जाती है और गायब हो जाती है।
एक मूक किशोर लड़के के वेश में फ्यूरियोसा एक दशक से भी ज्यादा समय तक जो के आदमियों के रैंक में ऊपर उठती है। वह वॉर रिग बनाने में मदद करती है, जो एक भारी हथियारों से लैस सप्लाई टैंकर है जो कानूनविहीन बंजर भूमि में हमलावरों के हमलों का सामना कर सकता है। जब जो अपने शीर्ष ड्राइवर प्रेटोरियन जैक को सप्लाई रन पर भेजता है तो वह रिग पर छिपकर भागने की योजना बनाती है। डिमेंटस की बेरुखी से निराश होकर उसका लेफ्टिनेंट ऑक्टोबॉस दुष्ट हो जाता है और रिग पर हवाई हमला करता है। उसके मोर्टिफायर रिग के पूरे दल को मार देते हैं और फ्यूरियोसा की छिपी हुई मोटरसाइकिल को नष्ट कर देते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा और जैक उन्हें हराने के लिए एक साथ मिल जाते हैं। फ्यूरियोसा रिग को लूटकर घर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे आसानी से रोक देता है। हालांकि वह उसकी क्षमता को पहचानता है और उसे भागने के लिए प्रशिक्षित करने की पेशकश करता है अगर वह उसके दल को फिर से बनाने में उसकी मदद करे। फ्यूरियोसा जैक की दूसरी कमान बन जाती है और उसे प्रेटोरियन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। वह और जैक एक दूसरे से जुड़ते हैं और साथ भागने का संकल्प लेते हैं। उन्हें एक मौका तब मिलता है जब जो गेस्टाउन पर हमला करने का फैसला करता है, जिसे डिमेंटस ने लगभग बर्बाद कर दिया है। जो फ्यूरियोसा और जैक को बुलेट फार्म से हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करने का आदेश देता है, जो एक संबद्ध खनन सुविधा है। हालांकि जब वे पहुंचते हैं तो डिमेंटस उन पर घात लगाता है। फ्यूरियोसा और जैक मुश्किल से बच निकलते हैं और फ्यूरियोसा का बायां हाथ घायल हो जाता है। डिमेंटस उनका पीछा करता है और जैक को मौत के घाट उतार देता है। फ्यूरियोसा अपनी घायल भुजा को काटकर अपनी जंजीरों से बच निकलती है, भागने के लिए अपने स्टार मैप का बलिदान देती है। एक अकेला आदमी दूर से देखता है कि फ्यूरियोसा सिटाडेल में वापस आने के लिए संघर्ष करती है, जहां वह और जो के सहयोगी द पीपल ईटर डिमेंटस द्वारा बनाए गए जाल से बचने के लिए एक रणनीति बनाते हैं। इसके बजाय डिमेंटस खुद सिटाडेल में एक जाल में फंस जाता है और वॉर बॉयज 40 दिनों के युद्ध में होर्ड को कुचल देते हैं। घर का रास्ता भूल जाने के बाद फ्यूरियोसा फिर से अपना सिर मुंडवाती है, अपनी भुजा को एक यांत्रिक कृत्रिम अंग से बदल देती है और भागते हुए डिमेंटस का पीछा करती है। लंबे समय तक पीछा करने के बाद फ्यूरियोसा रेगिस्तान में डेमेंटस को मार देती है। फ्यूरियोसा डेमेंटस के शरीर को घर में ले आती है, जहां वह अपनी मां के गड्ढे से आड़ू का पेड़ उगाने के लिए उसके शरीर का उपयोग खाद के रूप में करती है। हिस्ट्री मैन कहानी को बहुत बहा-चढ़ाकर बताता है, जो कोई भी सुनेगा उसे बताता है कि डेमेंटस अभी भी जीवित है और पीड़ित है, एक जीवित लाश, जो फ्यूरियोसा को इम्परेटर के पद पर पदोन्नत करता है और उसे एक नए युद्ध रिग की कमान देता है। वह जो कि 5 ब्रीडर पत्नियों से उस तिजोरी में मिलती है, जहां जो ने एक बार उसे बंदी बनाकर रखा था। एक और आपूर्ति रन से पहले की रात 5 पत्नियां फ्यूरियोसा के रिग में छिप जाती है। भालना आन्या टेलर जॉय फ्यूरियोसा के रूप में 10। एलीला ब्राउन ने फ्यूरियोसा को एक बच्चे और किशोरी के रूप में चित्रित किया 11। मैड मैक्स फ्यूरी रोड से चार्लीज थेरॉन के पुराने फ्यूरियोसा के रूप में पुरालेख फुटेज का उपयोग अंतिम दृश्य और अंत क्रेडिट के दौरान किया जाता है 12, 13, 14। क्रिस हेम्सवर्थ डिमेंटस के रूप में बाइकर होर्ड के विक्षिप्त सरदार नेता जिसने फ्यूरियोसा का अपहरण किया और गेस्टाउन का अंतः शासक 11। टॉम बर्क प्रेटोरियन जैक के रूप में गर के पहले युद्ध रिग के कमांडर 11। लेची हुल्म इमोर्टन जो के रूप में गर के सरदार नेता और बाइकर गिरोह के दुश्मन 11। मैड मैक्स फ्यूरी रोड से इमोर्टन जो के रूप में ह्यूग कीसबायर्न के पुरालेख फुटेज का उपयोग अंतिम क्रेडिट के दौरान किया जाता है 12। हुल्म ने डिमेंटस के लेफ्टिनेंट रिजरेल पेल का भी किरदार निभाया है 15। जॉर्ज शेवत्सोव हिस्ट्री मैन फिल्म के कथावाचक के रूप में पूर्व सर्वनाशकारी इतिहास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ जो डिमेंटस की सेवा करते हैं 16। जॉन हॉवर्ड द पीपल ईटर के रूप में जो के सलाहकार और सैन्य रणनीतिकार और मैड मैक्स फ्यूरी रोड में गेस्टाउन के भावी शासक 11। एंगस सैम्पसन ऑर्गेनिक मैकेनिक के रूप में डिमेंटस और बाद में जो के निजी चिकित्सक 11। नाथन जोन्स रिक्टस इरेक्टस के रूप में जो का मांसल लेकिन मंदबुद्धि बेटा 11।
जोश हेलमैन स्क्रोटस के रूप में, जो का मनोवैज्ञानिक रूप से अस्थिर बेटा 11 CD। चार्ली फ्रेजर मैरी जबासा के रूप में, फ्यूरियोसा की मां 11। डायलन एडोनिस वाल्किरी के रूप में, फ्यूरियोसा के बचपन के दोस्त 18 E। एल्सा पटकी मिस्टर नॉर्टन के रूप में, एक विकृत उत्तरजीवी जो बाइकर होर्ड में शामिल हो जाता है 19। पटाकी ने एक वुवालिनी जनरल का भी चित्रण किया है 19। गोरान डी क्लूट ऑक्टोबॉस के रूप में, मोर्टिफायर्स बाइकर गिरोह का नेता जो फिल्म की शुरुआत में डिमेंटस के अस्थायी सहयोगी के रूप में दिखाई देता है 20। डेविड कोलिंस स्मेग के रूप में, डिमेंटस का गुर्गा, नृत्य उद्घोषक और संदेशवाहक 21। फैंग के रूप में माट्यूज, डिमेंटस का गुर्गा 22। क्लेरेंस रयान ब्लैक थंब के रूप में, प्रेटोरियन जैक के युद्ध रिग पर मैकेनिक 23। ब्रायन प्रोबेट्स चुंबकेट के रूप में, सिटाडेल में एक कुबरा ऑटो मैकेनिक 24 F। क्वाडेन बेयल्स वॉरपप के रूप में 25। ली पेरी बुलेट फार्मर के रूप में, बुलेट फार्म के शासक और गर के हथियार आपूर्तिकर्ता 18 G। मैड मैक्स फ्यूरी रोड से बुलेट फार्मर के रूप में रिचर्ड कार्टर के पुरालेख फुटेज का उपयोग अंतिम क्रेडिट के दौरान किया जाता है 12। डैनियल वेबर वॉर बॉय के रूप में 11। जैकब तोमुरी मैक्स रॉकटेस्की के रूप में, अपने V8 इंटरसेप्टर में रहने वाला एक अकेला व्यक्ति जो फ्यूरियोसा को घर में वापस लौटते हुए देखता है। बाद में वह फ्यूरियोसा और 5 वाइव्स को इमॉर्टन जो और उसकी सेना को हराने में मदद करता है, और मैड मैक्स फ्यूरी रोड में घर पर नियंत्रण का दावा करता है। तोमुरी ने फ्यूरी रोड के फिल्मांकन के दौरान टॉम हार्डी के स्टंट डबल के रूप में काम किया 26, 27, 28। मैड मैक्स फ्यूरी रोड से हार्डी के मैक्स के रूप में पुरालेख फुटेज का उपयोग अंतिम क्रेडिट के दौरान किया जाता है 12। इसके अतिरिक्त अंतिम क्रेडिट मैड मैक्स फ्यूरी रोड के पुरालेख फुटेज के साथ इंटरकट किए गए हैं, जिसमें निकोलस हाउल्ट, रोजी हंटिंगटन भाइटले, जो क्राविच, रिले केओआ, एबी ली और कोर्टनी ईटन क्रमशः नक्स, द स्प्लेंडेड इंगहराड, टोस द नोइंग, कैपेबल, द डैग और चीडो द फ्रेगाइल के रूप में दिखाई देते हैं। बाद के 5 को फिल्म के अंतिम दृश्य के दौरान सिलहूट में स्टैंड इन द्वारा भी चित्रित किया गया है। उत्पादन पूर्व उत्पादन निर्देशक जॉर्ज मिलर मैड मैक्स फ्यूरी रोड 2012 में चित्रित के फिल्मांकन के दौरान। निर्देशक जॉर्ज मिलर और सहलेखक निको लाथोरिस ने मैड मैक्स फ्यूरी रोड 2015 की पटकथा लिखने में 15 साल से अधिक समय बिताया और हर चरित्र के लिए बैकस्टोरी विकसित की, विशेष रूप से सहनायक इम्परेटर फ्यूरियोसा। 29 उन्होंने अंततः एक फ्यूरियोसा केंद्रित पटकथा लिखी, जिसे अभिनेत्री चार्लीज थेरॉन ने फ्यूरी रोड में अपने प्रदर्शन के लिए संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया। 30 मिलर के अनुसार फ्यूरियोसा संभवतः मैड मैक्स बियॉन्ड थंडरडोम 1985 के बाद होता है, लेकिन मैड मैक्स फ्रेंचाइजी में कोई सख्त कालक्रम नहीं है। 31-30 नवंबर 2023 को रिलीज हुई फिल्म के पहले ट्रेलर में कहा गया था कि फ्यूरियोसा पतन के 45 साल बाद होता है। 32 जुलाई 2010 में मिलर ने मैड मैक्स फ्यूरियोसा नामक एक लाइव एक्शन प्रीक्वल फिल्म के साथ फ्यूरी रोड को बैक टू बैक शूट करने की योजना की घोषणा की, लेकिन प्री प्रोडक्शन के दौरान केवल फ्यूरी रोड को शूट करने का निर्णय लिया गया। 33 एक समय पर मिलर और लैथोरिस ने फ्यूरियोसा की पटकथा को माहिरो मायरा द्वारा निर्देशित एक एनीमे फिल्म में बदलने की उम्मीद की, जिन्होंने पहले द एनिमेट्रिक्स 2003, नियॉन जेनेसिस इवेंजेलियन 1995 से 96 और पोर्को रोसो 1992 पर काम किया था। 34, 35, 36 नवंबर 2017 में मिलर की प्रोडक्शन कंपनी ने फ्यूरी रोड वेतन विवाद पर वार्नर ब्रदर्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिससे फ्रेंचाइजी में किसी भी अतिरिक्त प्रविष्टि के उत्पादन में देरी हुई। 37 जुलाई 2019 में मिलर ने खुलासा किया कि 2 मैड मैक्स सीक्वल के अलावा एक फ्यूरियोसा फिल्म की योजना अभी भी बनाई जा रही थी। 38 मार्च 2020 तक मिलर और वार्नर ब्रदर्स ने अपने मुकदमे का निपटारा कर लिया और फ्यूरियोसा प्रीक्वल की कास्टिंग शुरू कर दी, जिसे मिलर 3000 ईयर्स ऑफ लॉन्गिंग 2022 के बाद बनाने का इरादा रखते थे। यह बताया गया कि यह फिल्म 15 साल की समयावधि में बनेगी, जिसमें फ्यूरियोसा की पिछली कहानी को दर्शाया जाएगा कि कैसे उसे अपने घर से विस्थापित किया गया और उसने अपना जीवन वापस आने की कोशिश में बिताया। संश्र
फ्यूरी रोड के कई क्रू सदस्य फिल्म के लिए लौटने के लिए सहमत हुए, जिनमें संगीतकार टॉम होल्केनबर्ग, कॉस्ट्यूम डिजाइनर जेनी बेवन, संपादक मार्गरेट सिक्सेल, मेकअप डिजाइनर लेस्ली वेंडरवाल्ट, प्रोडक्शन डिजाइनर कॉलिन गिब्सन, मूल मैड मैक्स स्टार मेल गिब्सन से कोई संबंध नहीं, और साउंड मिक्सर बेन ओस्मो शामिल है। B1, सिक्सेल, वेंडरवाल्ट, गिब्सन और ओस्मो सभी ने पहले फ्यूरी रोड पर अपने काम के लिए अकादमी पुरस्कार जीते थे। 10, 39, 40, 41, 2020 में मिलर ने कहा कि अर्धसेवानिवृत्त जॉन सील ने छायाकार के रूप में लौटने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन सील ने मिलर की 3000 ईयर्स ऑफ लॉन्गिंग की शूटिंग के बाद सेवानिवृत्त हो गए। फ्यूरी रोड को सहवित्त पोषित करने वाली विलेज रोडशो पिक्चर्स को फ्यूरियोसा के लिए प्रारंभिक विपणन सामग्री में श्रेय दिया गया था। इसकी भागीदारी को फिल्म से संबंधित एक आधिकारिक प्रेस किट और कान फिल्म महोत्सव द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा भी स्वीकार किया गया था। 45, 46, 47 हालांकि इसके प्रीमियर के बाद कंपनी के सभी उल्लेख प्रचार और फिल्म से ही हटा दिए गए थे। मई 2024 में डेडलाइन हॉलीवुड की एक बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट में कहा गया कि वार्नर ब्रदर्स पूरी तरह से फ्यूरियोसा पर है और विलेज रोडशो जैसे सह वित्तपोषकों के बिना फिल्म के बजट का बड़ा हिस्सा वित्तपोषित किया, जो संभवतः वार्नर ब्रदर्स से संबंधित सामग्री विवाद का परिणाम है। 2021 में एक साथ रिलीज की रणनीति अपनाई गई। घलाई आन्या टेलर जॉय की एक तस्वीर, क्रिस हेम्सवर्थ की एक तस्वीर, टॉम बर्क की एक तस्वीर, लेची हुल्म की एक तस्वीर। ऊपर आन्या टेलर जॉय और क्रिस हेम्सवर्थ, नीचे टॉम बर्क और लेची हुल्मे। मिलर ने थेरॉन के लिए डीएजिंग तकनीक का उपयोग करने के एवज में एक युवा अभिनेत्री को भूमिका के लिए कास्ट करने की मांग की, यह बताते हुए कि तकनीक अभी भी एक अलौकिक घाटी प्रभाव छोड़ती है। 29 थेरॉन ने स्वीकार किया कि यह निर्णय थोड़ा दिल तोड़ने वाला था, निश्चित रूप से, लेकिन मिलर के तर्क को समझा। 52 मार्च 2020 में ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान मिलर ने फ्यूरियोसा की भूमिका के लिए स्काइप पर कई अभिनेत्रियों का ऑडिशन लिया। 53 अक्टूबर 2020 में अन्या टेलर जॉय, क्रिस हेम्सवर्थ और याह्या अब्दुल मतीन को कास्ट किया गया था, हालांकि बाद में शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण अब्दुल मतीन बाहर हो गए। 10/54 मिलर ने टेलर जॉय को फिल्म लास्ट नाइट इन सोहो 2021 के शुरुआती कट में उनके प्रदर्शन को देखने और सिडनी ल्यूमेट के नेटवर्क 1976 के चरित्र हॉवर्ड बील, पीटर फिंच द्वारा चित्रित, द्वारा उद्धृत मैड एज हेल मोनोलॉग के साथ उनका ऑडिशन लेने के बाद चुना। 55-56 लास्ट नाइट इन सोहो के निर्देशक एडगर राइट ने मिलर से कहा कि खुद पर एक एहसान करो और उनके साथ काम करने का अवसर लपक लो। 52 मिलर को लगा कि उनके लिए एक तरह की कालातीतता है, उनके लिए एक रहस्य है, और फिर भी वे सुलभ है। 34 टेलर जॉय को निकोलस हाउल से सलाह मिली, जिन्होंने पहले फ्यूरी रोड में नक्स को चित्रित किया था और द मेन्यू 2022 में उनके साथ काम किया था। 57 गोरान डी क्लूट के अनुसार, जिन्होंने ऑक्टोबॉस को चित्रित किया, मिलर हर अभिनेता से पूछता है जो उसके साथ ऑडिशन देता है कि वह मैड एज हेल मोनोलॉग आजमाए। अर्श हेम्सवर्थ एक ऑस्ट्रेलियाई मैड मैक्स फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ था। 26 2010 में उन्होंने पहले फ्यूरी रोड में शीर्षक भूमिका के लिए आवेदन किया था, जो अंततः टॉम हार्डी के पास चली गई। हेम्सवर्थ ने बाद में बताया कि वह उस समय भूमिका पाने के लिए पर्याप्त बड़े स्टार नहीं थे। उनकी सबसे उल्लेखनीय भूमिका, थोर, अभी तक उसी नाम की 2011 की फिल्म में शुरू नहीं हुई थी। 26 बंजर भूमि में संसाधन की कमी को सटीक रूप से चित्रित करने के लिए हेम्सवर्थ ने एमसीयू फिल्म की तैयारी के समय की तुलना में अपने कैलोरी सेवन को आधा कर दिया। 58 2021 में मिलर ने एलीला ब्राउन को एक युवा फ्यूरियोसा के रूप में कास्ट किया। उसने पहले मिलर के साथ 3000 ईयर्स ऑफ लॉन्गिंग में काम किया था। मिलर ने कहा कि उसने उन्हें एक युवा फ्यूरियोसा की याद दिला दी और सेट पर स्प्लिट्स करते समय उसने उन्हें प्रभावित किया। 59, 60, 61 टॉम बर्क 2021 की शरद ऋतु में प्रेटोरियन जैक के रूप में कलाकारों में शामिल हुए, उन्होंने अब्दुल मतीन की जगह ली। 53 बर्क ने कहा कि जबकि उनके अधिकांश दृश्यों को एक ट्रक में बैठकर शूट किया गया था,
उन्हें जितना संभव हो उतना लचीला बनने के लिए जिम में लंबे समय तक बिताना पड़ा, यह देखते हुए कि उन्हें मिलर को संतुष्ट करने तक कई बार वो रिग से सुरक्षित रूप से कूदना पड़ सकता था। 62 जब जून 2022 में प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हुई, तो निर्माताओं ने खुलासा किया कि नाथन जोन्स और एंगस सैम्पसन फ्यूरी रोड से अपनी भूमिकाओं को दोहराने के लिए तैयार थे। 63 उन्होंने अतिरिक्त रूप से घोषणा की कि क्वारेन बेयल्स, जिन्होंने स्कूल में उनके साथ हुए दुर्व्यवहार का एक वीडियो वायरल होने के बाद 3000 ईयर्स ऑफ लॉन्गिंग पर काम किया था, एक छोटी भूमिका में दिखाई देंगे। 64 निर्माण के दौरान मिलर लैची हुल्मे को कास्ट करने के लिए सहमत हुए, जो पहले से ही रिजरेल पेल की भूमिका निभा रहे थे, एक युवा इमोर्टन जो के रूप में फ्यूरी रोड के दिवंगत ह्यूग कीसबर्न के उत्तराधिकारी बने, जिनकी 2020 में मृत्यु हो गई। मिलर शुरू में जो के लिए एक बॉडी डबल का उपयोग करना चाहते थे और एडीआर के साथ पोस्ट प्रोडक्शन में उनकी बातचीत रिकॉर्ड करना चाहते थे। प्री प्रोडक्शन के दौरान हुल्म रिजरेल पेल के रूप में एक दृश्य के लिए अभ्यास करते समय मोटरसाइकिल से गिर गए। इसके बाद मिलर ने फैसला किया कि अभिनेता की बाइक की सवारी उनके स्टंट डबल क्रिस मैथेसन द्वारा की जाएगी। 65, 65, 66 फिल्मा ने फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा को न्यू साउथ वेल्स के हे, बाय और सिल्वरटन, दाए शहरों में फिल्माया गया था। 67 जिनमें से बाद वाले को अक्सर एक भूत शहर माना जाता है, हालांकि इसकी आबादी 48 लोगों की एक छोटी सी है। सिल्वरटन में एक मैड मैक्स 2 संग्रहालय है। 68 फिल्मांकन ऑस्ट्रेलिया में मई से अक्टूबर 2022 तक हुआ। प्रमुख फोटोग्राफी 1 जून 2022 को शुरू हुई। 43, 69, 70, 71, 72 मिलर ने न्यू साउथ वेल्स में विभिन्न स्थानों पर फिल्म की शूटिंग की। ब्रोकन हिल बटा सिल्वरटन, हे, स्टोवे एक्शन सीक्वेंस, कुर्नेल, बुलेट फार्म और फ्यूरियोसा और डिमेंटस के बीच अंतिम टकराव, टेरी हिल्स, ग्रीन प्लेस, मेलरोज पार्क, गेस्टाउन और सिडनी में डिज्नी लॉट, सिटाडेल। 73 एक्शन सीक्वेंस जहां हमलावर वो रिग पर घात लगाते हैं, उसे शूट करने में 78 दिन लगे, जहां करीब 200 स्टंट कलाकार हर दिन इस पर काम करते थे। यह सीक्वेंस प्रोडक्शन के दौरान स्टेयरवे टू नोवहेयर के रूप में जाना गया। 74, 75 मिलर ने कहा कि फ्यूरी रोड की तुलना में फ्यूरियोसा को शूट करना आसान था, जो फ्यूरी रोड के परेशानी भरे निर्माण की ओर इशारा करता है, और वार्नर ब्रदर्स के नए नेतृत्व की सराहना करता है कि उन्होंने फिल्म निर्माण के लिए एक ऐसा दृष्टिकोण लागू किया जो विरोधात्मक होने की तुलना में अधिक सहयोगात्मक था। 76 बर्क ने कहा कि मिलर फ्यूरी रोड से एक अलग तरह की फिल्मांकन शैली चाहते थे, जिसमें शॉर्ट टेक और लॉन्ग कट का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि मिलर विशेष रूप से उस दृश्य को शूट करना चाहते थे जहां डिमेंटस एक ही टेक में जैक और फ्यूरियोसा का मजाक उड़ाता है। 62 टेलर जॉय ने सेट पर सुरक्षा के प्रति मिलर की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। 77 लेकिन कहा कि फिर भी फिल्म पर काम करना एक चुनौतीपूर्ण अनुभव था। संवाद की सिर्फ 30 कुछ पंक्तियों के साथ वह कैमरे पर एक भी शब्द बोले बिना फिल्म के सेट पर महीनों तक रहती थी। मैं उस फिल्म को बनाने से ज्यादा अकेली कभी नहीं रही। मैं इसमें बहुत गहराई तक नहीं जाना चाहती, लेकिन जो कुछ भी मुझे लगा कि आसान होने वाला था, वह मुश्किल था। जब उनसे पूछा गया कि फ्यूरियोसा सेट पर उनकी अपेक्षा से ज्यादा मुश्किल क्या साबित हुआ, तो अभिनेत्री ने कहा, अगला सवाल, माफ करें। 20 साल बाद मुझसे बात करे। 62 हेम्सवर्थ पीठ की चोट के साथ सेट पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने कहा कि वे फ्यूरियोसा पर काम करने के लिए उत्साहित थे क्योंकि डेमेंटस की भूमिका निभाने से उन्हें मांसपेशियों से भरे एक्शन वाले व्यक्ति की टाइपकास्ट जगह से बाहर निकलने और जटिलताओं और अंधेरे वाले चरित्र को निभाने का मौका मिला। उन्होंने समझाया कि बिना किसी उद्देश्य के पीड़ित होना भयानक है, लेकिन उद्देश्य के साथ पीड़ित होना कायाकल्प और पुनःपूर्ति कर सकता है। 79 बर्क ने कहा कि मिलर फ्यूरियोसा और जैक के रिश्ते को बनाने के लिए अपने अभिनेताओं के साथ सहयोग करने के लिए तैयार थे। उन्होंने बताया कि मिलर रोमांस चाहते थे। बर्क को लगा कि पात्रों को रोमांस को तब तक किनारे रखना चाहिए जब तक उन्हें विश्वास न हो जाए कि वे सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। 82 बेहतर स्रोत की आवश्यकता है। डाक उत्पादन हिलाज एंड द निम्स 1896 जॉन विलियम वॉटरहाउस द्वारा एक पेंटिंग।
बेहतर अतीत की अपनी यादों से परेशान होकर डिमेंटस ने गेस्टाउन पर विजय प्राप्त करने के बाद जेडब्ल्यू वाटरहाउस की पेंटिंग हिलास एंड द निम्फ्स 1896 की एक प्रति को नष्ट कर दिया। मिलर ने पेंटिंग की हरियाली, पानी वाली सेटिंग का उपयोग फ्यूरियोसा के जले हुए रेगिस्तानी परिदृश्यों के विपरीत करने के लिए किया। पैशन फ्यूरी रोड के वीएफएक्स सुपरवाइजर एंड्रयू जैक्सन फ्यूरियोसा के लिए वापस लौटे। उनके होम स्टूडियो डीएनईजी ने फ्रेमस्टोर, मेटाफिजिक.ai, राइजिंग सन पिक्चर्स और स्लेट वीएफएक्स के साथ काम किया। 84, 85, 86, 87 उन्हें फ्यूरी रोड के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला था और बाद में टेनेट 2020 के लिए ऑस्कर जीता था। 88 जैक्सन ने कहा कि फ्यूरियोसा विजुअल इफेक्ट्स पर फ्यूरी रोड की तुलना में बहुत अधिक निर्भर करता है और मिलर ने इस विचार को पूरी तरह से अपनाया कि सीजी दुनिया बनाने और पोस्ट में जो कुछ भी करने की जरूरत है उसे करने का तरीका है। पारंपरिक सीजीआई काम के अलावा, जैसे कि पृष्ठभूमि को बढ़ाना और कई स्टंटमैन के काम को एक साथ जोड़ना, जिन्होंने सुरक्षा कारणों से अपने दृश्यों को अलग अलग शूट किया था, जैक्सन ने कुछ एक्शन दृश्यों को बढ़ाने के लिए वीएफएक्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि स्टोवे एक्शन सीक्वेंस, जहां वीएफएक्स ने ऑक्टोबॉस की मृत्यु और अंतिम पीछा अनुक्रम को एनिमेट किया, जहां फ्यूरियोसा की अन्यथा व्यावहारिक कार के सीजीआई संस्करण का उपयोग वास्तविक कार के साथ करने के लिए बहुत खतरनाक चीजों जैसे साइडस्वाइपिंग मोटरबाइक्स को एनिमेट करने के लिए किया गया था। 90 वीएफएक्स ने पृष्ठभूमि तत्वों को तेजी से आगे बढ़ाकर और ऑक्टोबॉस के लहरदार काले पैराशूट जैसे उड़ान उपकरणों को एनिमेट करके आंदोलन की भावना उत्पन्न करने में मदद की। 89 फिल्म के दौरान फ्यूरियोसा एक बच्चे से एक युवा महिला में बदल जाती है। मिलर और जैक्सन ने टेलर जॉय और ब्राउन के चेहरों को एक साथ मिलाने के लिए मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक गैर उत्पादक रूप का उपयोग करने के लिए राइजिंग सन पिक्चर्स को काम पर रखा। 89 टेलर जॉय ने कहा कि मिलर परिवर्तन को सहज बनाना चाहती थी। उन्होंने राइजिंग सन के साथ शूटिंग में 2 दिन बिताए ताकि वे उसके चेहरे के भावों को मैप कर सकें। उनके अनुमान के अनुसार फिल्म की शुरुआत में ब्राउन के चेहरे का लगभग 35% हिस्सा उसके जैसा दिखने के लिए संशोधित किया गया था। यह आंकड़ा सिटाडेल में ब्राउन के अंतिम दृश्यों के दौरान 80% तक बढ़ गया। इसके अलावा सिटाडेल में टेलर जॉय के शुरुआती दृश्यों में उनकी आंखों को ब्राउन की तरह दिखने के लिए आंशिक रूप से संशोधित किया गया था। 89 टेलर जॉय ने जोर देकर कहा कि अभिनेताओं का संघ एआई उपकरणों के बेहतर नियमन की मांग के लिए हड़ताल पर गया था और मिलर का एआई का उपयोग सहमति से था। 87 मेटाफिजिक.ai ने बुलेट फार्मर के लिए एक समान कार्य किया। ली पेरी के चेहरे की विशेषताओं को दिवंगत रिचर्ड कार्टर के साथ मिलाया, जिन्होंने फ्यूरी रोड में बुलेट फार्मर को चित्रित किया था। ऑस्ट्रेलियाई फिल्म उद्योग पर प्रभाव। ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (ABC) के अनुसार फ्यूरियोसा ऑस्ट्रेलियाई इतिहास की सबसे महंगी फिल्म थी, जिसका बजट 333.2 मिलियन था। 34 फिल्म पर 3000 से अधिक लोगों ने काम किया, जिनमें कुछ पूर्वदोषी भी शामिल थे जिन्हें सहायक कलाकार के रूप में काम पर रखा गया था। 91 इसके अलावा वीएफएक्स कार्य के लिए ऑस्ट्रेलियाई कर क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए डीएनईजी ने फ्यूरियोसा पर विशेष प्रभाव कार्य का नेतृत्व करने के लिए सिडनी शाखा खोली। यह अनुमान लगाया गया कि एक बार पूरी तरह से स्टाफ होने के बाद कार्यालय में 500 वीएफएक्स कलाकार काम करेंगे। 92 फिल्म को व्यापक सरकारी सब्सिडी से सम्मानित किया गया था, जिसमें न्यू साउथ वेल्स सरकार से फिल्मांकन प्रोत्साहन और संघीय सरकार से विभिन्न ऑफसेट शामिल थे। 34 मिलर ने कहा कि सरकारी समर्थन ने ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग को संभव बनाया। 93 क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रोफेसर अमांडा लोच ने अनुमान लगाया कि स्क्रीन एनएसडब्ल्यू ने फ्यूरियोसा के बजट में प्रत्यक्ष सब्सिडी में $50 मिलियन का योगदान दिया। 94 इसके अलावा संघीय सरकार सभी योग्य फिल्मों को ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन द्वारा खर्च की गई राशि के 40% के बराबर कर छूट प्रदान करती है। 95 लोच ने संघीय छूट का अनुमान $133 मिलियन, $333.2 मिलियन का 40% लगाया। 94 और एनएसडब्ल्यू की प्रीमियर ग्लेडिस बेरेजिकेलियन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि फ्यूरियोसा ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था में $350 मिलियन का योगदान देगी।
93। हालांकि मई 2024 की एबीसी रिपोर्ट ने एनएसडब्ल्यू फिल्मांकन प्रोत्साहन के आकार का अनुमान 175 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलियन फिल्म के रिपोर्ट किए गए बजट के आधे से अधिक लगाया था, लेकिन बाद में एबीसी ने उस अनुमान को हटाने के लिए अपनी रिपोर्ट में संशोधन किया। 34 अन्य रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि 175 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलियन का आंकड़ा एनएसडब्ल्यू सब्सिडी फंड के कुल आकार 5 वर्षों में फैला हुआ पर लागू होता है, न कि विशेष रूप से फ्यूरियोसा पर। 93। फ्यूरियोसा के वीएफएक्स कलाकारों ने फ्यूरियोसा को ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग जारी रखने की अनुमति दी, भले ही न्यू साउथ वेल्स का मौसम रेगिस्तान पर आधारित फिल्म के लिए आदर्श नहीं था। 90। इसके विपरीत मिलर को फ्यूरी रोड की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया से नामीबिया ले जानी पड़ी क्योंकि बारिश के कारण ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान में जंगली फूल उगाए थे, जो कि सर्वनाशकारी बंजर भूमि में नहीं होता। 96। फ्रेमस्टोर के अनुसार शुरुआती पीछा करने के क्रम के दौरान जहां मैरी रेत के टीलों की एक श्रृंखला के माध्यम से फ्यूरियोसा के अपहरणकर्ताओं को ट्रैक करती है, हमें लगभग पूरी जमीन को बदलना पड़ा। 90। रंगकर्मी एरिक वेहिप, जिन्होंने फ्यूरी रोड पर भी काम किया था, ने कहा कि क्योंकि रेगिस्तान के दृश्यों को नामीबिया जैसा दिखने की जरूरत थी और शूटिंग के दौरान धूप और बादलों का एक बड़ा मिश्रण था, इस फिल्म में बहुत सारी पृष्ठभूमि पूरी तरह से सीजी है। संगीत। मुख्य लेख फ्यूरियोसा, ए मैड मैक्स सागा, साउंड ट्रैक। फ्यूरी रोड के संगीतकार टॉम होल्केनबर्ग, जिन्हें जंकी एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है, फ्यूरियोसा के लिए स्कोर बनाने के लिए लौटे। फ्यूरी रोड और 3000 Years of Longing के बाद मिलर के साथ यह उनका तीसरा सहयोग है। 98। होल्केनबर्ग स्कोर लिखने के लिए सिडनी चले गए और अंतिम मिश्रण तैयार करने में भी मदद की। 98। 99। उन्होंने समझाया कि क्योंकि फ्यूरियोसा एक चरित्रचालित फिल्म थी, इसलिए फिल्म का स्कोर भी चरित्रचालित होना चाहिए। संगीत की दृष्टि से सब कुछ पहले व्यक्ति के नजरिए से बताया जा रहा था, जो कि उसका फ्यूरियोसा होना है, कि वह अपने आसपास की दुनिया, द वेस्टलैंड, उसकी क्रूरताओं को कैसे देखती है। 99। होल्केनबर्ग ने कहा कि मिलर फ्यूरी रोड की तुलना में फ्यूरियोसा के लिए बहुत अधिक सूक्ष्म स्कोर चाहते थे। 98। जिसमें से उत्तरार्ध 48 घंटों में केवल बड़े पैमाने पर कार्रवाई और ओवर टॉप रॉक ओपेरा था। 100। विशेष रूप से मिलर ने बुलेट फार्म एक्शन सीक्वेंस के दौरान फ्यूरी रोड, जो तब बजता है जब मैक्स और फ्यूरियोसा एक दूसरे को रॉक राइडर घाटी से भागने में मदद करते हैं, से ब्रदर्स इन आर्म्स गीत का पुनः उपयोग करने से मना कर दिया, क्योंकि वह दर्शकों का ध्यान इस तथ्य पर केंद्रित करना चाहते थे कि फ्यूरियोसा जैक की जान बचाने के लिए ग्रीन प्लेस को खोजने के अपने सबसे अच्छे मौके का त्याग करने को तैयार थी, और होल्केनबर्ग को ग्रीन प्लेस के लिए फ्यूरी रोड के संगीत रूपांकनों का उपयोग करने का निर्देश दिया। 100। मिलर ने समझाया कि बुलेट फार्म सीक्वेंस को एक एक्शन सीन के बीच में एक प्रेम कहानी की तरह होना चाहिए। वह दिखाना चाहते थे कि अपने कार्यों के माध्यम से फ्यूरियोसा और जैक वास्तव में खुद को पूरी तरह से दूसरे को देने के लिए तैयार है। इसके अलावा होल्केनबर्ग ने किसी अन्य आवाज से गहरी नकली आवाज बनाने के लिए एआई का उपयोग किया, यह समझाते हुए क्या होगा यदि स्रोत ध्वनि एक ड्रम लय थी और क्या होगा यदि गंतव्य ध्वनि एक इलेक्ट्रिक गिटार थी। लेकिन सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि इसका क्या बनाना है, इसलिए इसने हमें एक सुखद दुर्घटना दी जिसका हमने पूरे स्कोर में उपयोग किया। 102। वार्नर ब्रदर्स के इनहाउस रिकॉर्ड लेबल वाटर टॉवर म्यूजिक ने 17 मई 2024 को आधिकारिक साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया। विपणन 29 नवंबर 2023 को CCXP में वार्नर ब्रदर्स बूथ पर टेलर जॉय की फ्यूरियोसा की पहली झलक दिखाई गई। 104। अगले दिन फिल्म का टीजर ट्रेलर जारी किया गया। 45। 19 मार्च 2024 को आधिकारिक ट्रेलर का शुभारंभ हुआ। 105। सिनेमाकॉन में वार्नर ब्रदर्स ने 9 अप्रैल को फिल्म के विस्तारित फुटेज की स्क्रीनिंग की। मिलर, टेलर जॉय और हेम्सवर्थ पहली बार सार्वजनिक रूप से फिल्म का प्रचार करने के लिए एक साथ दिखाई दिए। 106। लगभग 5 मिनट तक चलने वाले सिनेमाकॉन में दिखाए गए विस्तारित पूर्वावलोकन से पता चला कि फिल्म को 3 अलग-अलग अध्यायों, हर ओडिसी बिगिंस, ए वॉरियर अवेकेंस और ए राइड इनटू वेंजेंस में विभाजित किया जाएगा। 107। अंतिम फिल्म में वास्तव में कुल 5 अध्याय है। द पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी, लेसन्स फ्रॉम द वेस्टलैंड, द स्टोवे, होमवर्ड और बियॉन्ड वेंजेंस।
108 फिल्म से पहली झलक वाली 3 तस्वीरें 19 अप्रैल को टोटल फिल्म द्वारा विशेष रूप से जारी की गईं। 109 16 मई को ओडियन सिनेमा द्वारा एक विस्तारित झलक आई जारी की गई और अगले दिन यूट्यूब पर जारी की गई। 110 मुक्त करना 2024 के कान फिल्म फेस्टिवल में फ्यूरियोसा प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलती हुई अन्या टेलर जॉय। मई 2024 में फिल्म के प्रीमियर के अगले दिन कांस में टेलर जॉय। थिएट्रिकल फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा का विश्व प्रीमियर 15 मई 2024 को 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता से बाहर स्क्रीनिंग के रूप में हुआ था। 111 यह फिल्म ऑस्ट्रेलिया और भारत में 23 मई 2024 को और संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 मई 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। 112 इसे मूल रूप से 23 जून 2023 को रिलीज किया जाना था, लेकिन इसे मई 2024 तक के लिए टाल दिया गया। 112 113 114 यह फिल्म चीन में 7 जून 2024 को रिलीज हुई, जो वहां नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली पहली मैड मैक्स फिल्म बन गई। 115 116 117 होम मीडिया मई 2024 में मिलर ने पुष्टि की कि फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट ट्रीटमेंट मिलेगा, जैसा उन्होंने 2016 में फ्यूरी रोड, जिसे ब्लैक एंड क्रोम संस्करण के रूप में संदर्भित किया गया था, के लिए किया था। फिल्मों के लिए एक प्रारूप के रूप में ब्लैक एंड व्हाइट में रुचि व्यक्त की। 118 फिल्म 24 जून को वीओडी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। 119 इसे 13 अगस्त को 4K UHD ब्लूरे और डीवीडी पर रिलीज किया जाएगा। 120 121 122 उसी दिन फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा ब्लैक एंड क्रोम संस्करण 4K अल्ट्रा HD ब्लूरे और डिजिटल स्ट्रीमिंग पर एक साथ रिलीज किया जाएगा और इसे मैड मैक्स 5 फिल्म 4K UHD कलेक्टर संस्करण में भी दिखाया जाएगा, जिसे 24 सितंबर 2024 को रिलीज किया जाएगा। 123 124 125 डिजिटल रिलीज के बाद यह बताया गया कि फ्यूरियोसा ने होम व्यूइंग चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया। यह फिल्म 1 जुलाई को आईट्यून्स वीओडी चार्ट पर 1 पर आई और 24 से 30 जून के हफ्ते में फैंडेंगो 8 होम चार्ट जे पर भी इसी स्थान पर रही। 126 127 128 स्वागत बॉक्स ऑफिस 12 जुलाई 2024 तक फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 67.5 मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में 105.3 मिलियन डॉलर की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल 172.8 मिलियन डॉलर की कमाई हुई है। 5-6 फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को असफल माना गया है। आलोचकों और फिल्म पंडितों ने उल्लेख किया कि सामान्य रूप से फ्रैंचाइजी की सीमित अपील और विशेष रूप से प्रीक्वल ने खराब बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन में योगदान दिया। 129 130 131 132 वैरायटी ने बताया कि उद्योग के अंदरूनी सूत्रों का अनुमान है कि फ्यूरियोसा को मुनाफा कमाने के लिए 350-375 मिलियन की कमाई करनी होगी और इससे स्टूडियो और उसके सहफंडर्स को 75-95 मिलियन का नुकसान होगा। हालांकि वार्नर ब्रदर्स के प्रवक्ता ने दावा किया कि फिल्म का ब्रेक इवन पॉइंट कम था। 133 फिल्म के बजट का आधा हिस्सा NSW और ऑस्ट्रेलियाई संघीय सरकारों द्वारा कवर किया गया था। सीक्वल और स्पिन-ऑफ मुख्य लेख मैड मैक्स द वेस्टलैंड। पंडितों ने सुझाव दिया है कि फिल्म के निराशाजनक शुरुआती सप्ताहांत ने इस संभावना को कम कर दिया है कि वार्नर ब्रदर्स मैड मैक्स द वेस्टलैंड को हरी झंडी देंगे। 186-187 मैक्स रॉकटेस्की पर केंद्रित दूसरा फ्यूरी रोड प्रीक्वल, जिसे मिलर ने सालों तक छेड़ा है। 188 मई 2024 तक हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि द वेस्टलैंड अभी विकास में नहीं था। 186-187 मिलर ने स्पष्ट किया कि द वेस्टलैंड की स्रोत सामग्री फ्यूरी रोड की तैयारी में लिखी गई विद्या और अन्य पृष्ठभूमि सामग्री को अभी तक पटकथा में रूपांतरित नहीं किया गया था। 189 उन्होंने यह भी कहा कि वे द वेस्टलैंड को फीचर फिल्म में विकसित करने के लिए और अधिक ठोस कदम उठाने से पहले फ्यूरियोसा पर स्वागत देखने का इंतजार कर रहे थे। 190 फ्यूरियोसा की रिलीज के बाद हार्डी, जो उस समय एक असंबंधित फिल्म के का प्रचार कर रहे थे, ने एक साक्षात्कार में कहा, मुझे नहीं लगता कि द वेस्टलैंड हो रहा है।
एलीला ब्राउन, जन्म 2009 या 2010, एक ऑस्ट्रेलियाई बाल अभिनेत्री है जिन्हें फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा 2024 में युवा इम्परेटर फ्यूरियोसा के रूप में अभिनय करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने टेलीविजन सीरीज द लॉस्ट फ्लावर ऑफ एलिस हार्ट 2023 में शीर्षक भूमिका भी निभाई है। प्रारंभिक जीवन। ब्राउन का जन्म सिडनी में हुआ था। जब वह 6 सप्ताह की थी, तब उसका परिवार संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया। 3 उसके पिता एक प्लास्टिक रिसाइक्लिंग मैग्नेट है। ये ब्राउन को अभिनय में रुचि तब विकसित हुई जब उनकी 2 बड़ी बहनों ने बेवर्ली हिल्स प्लेहाउस में सबक लेना शुरू किया। 3 वह सिडनी में एक प्रदर्शन कला स्कूल में जाती है। आजीविका। ब्राउन ने 6 साल की उम्र से टीवी विज्ञापनों में अभिनय करना शुरू कर दिया था। 3 उन्हें 2019 में ऑस्ट्रेलियाई ब्लैक कॉमेडी सीरीज मिस्टर इन बिटवीन में अपनी पहली टीवी भूमिका में लिया गया था। 3 ब्राउन 9 परफेक्ट स्ट्रेंजर्स में माशा दिमित्रिचेंको की बेटी, द लॉस्ट फ्लावर्स ऑफ एलिस हार्ट में एलिस हार्ट, 3000 ईयर्स ऑफ लॉन्गिंग में युवा एलिथिया बिन्नी और 2023 की ऑस्ट्रेलियाई फिल्म द सीक्रेट किंगडम में वेरिटी के रूप में नजर आ चुकी है। 2021 में ब्राउन को फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा में युवा इम्परेटर फ्यूरियोसा के रूप में लिया गया था। निर्देशक जॉर्ज मिलर ने कहा कि उसने उन्हें एक युवा फ्यूरियोसा की याद दिला दी और 3000 ईयर्स ऑफ लॉन्गिंग को फिल्माने के दौरान सेट पर स्प्लिट्स करते समय उसने उन्हें प्रभावित किया। 4 वल्चर के राहेल हैंडलर ने उल्लेख किया कि फिल्म के 2024 के कांस प्रीमियर में ब्राउन का स्वागत सबसे जोरदार और सबसे उत्साही था, मिलर के खुद के स्वागत के अलावा। 1 फरवरी 2024 में ब्राउन को सोनिक द हेजहोग 3 में मारिया रोबोटनिक के रूप में लिया गया। 6 उन्होंने 2024 की हॉरर फिल्म स्टिंग में चार्लोट के रूप में अभिनय किया, जो अप्रैल में रिलीज हुई थी। 4 व्यक्तिगत जीवन। ब्राउन एक पशु प्रेमी और रोलर स्केटर है। 1 उनके पास एक पालतू जंपिंग स्पाइडर था, जिसे उन्होंने छोड़ दिया था। मार्गरेट सिक्सेल एक ऑस्ट्रेलियाई और दक्षिण अफ्रीकी फिल्म संपादक है। उन्हें अपने पति जॉर्ज मिलर की फिल्मों में संपादक के रूप में उनके काम के लिए जाना जाता है, जिसमें बेब, पिग इन द सिटी 1998, हैप्पी फीट 2006 और मैड मैक्स फ्यूरी रोड 2015 शामिल है। फ्यूरी रोड के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए बाफ्टा पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मार्गरेट सिक्सेल का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। पुडरन आवश्यक। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई फिल्म, टेलीविजन और रेडियो स्कूल में फिल्म संपादन का अध्ययन किया। 1989 में फिल्म संपादन में विशेषज्ञ विस्तार प्रमाणपत्र अर्जित किया। ये आजीविका। 1984 में सिक्सेल ने ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन मिनी सीरीज द लास्ट बेस्टियन 1984 में सहायक संपादक और डबर के रूप में काम करना शुरू किया, जहां उनकी मुलाकात चित्र के एक निर्देशक और भावी सहयोगी जॉर्ज मिलर से हुई। अगले 5 वर्षों में सिक्सेल ने विभिन्न परियोजनाओं जैसे द ग्रेट गोल्ड स्विंडल 1984, इमोरुओ 1985, द ब्लू लाइटनिंग 1986, ए केस ऑफ ऑनर 1989 और रोमेरो 1989 में सहायक और असेंबली संपादक के रूप में काम किया। साथ ही जॉन ड्यूगन की फ्लर्टिंग 1991 के लिए संवाद संपादक भी रहे। पुडरन आवश्यक। 1994 में सिक्सेल को ऑस्ट्रेलियाई संत मैरी मैकिलॉप के बारे में काय पावलो की नाटकीय ऑस्ट्रेलियाई डॉक्यूमेंट्री मैरी 1994 के लिए फिल्म संपादक नियुक्त किया गया था। 3 साल बाद सिक्सेल ने निर्देशक जॉर्ज मिलर के लिए टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री 40,000 ईयर्स ऑफ ड्रीमिंग 1997 का संपादन किया। 2000 के दशक की शुरुआत में सिक्सेल ने अंग्रेजी में जन्मे ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता राहेल वार्ड, द ब्लाइंड मैन ब्लफ 2000 और द बिग हाउस 2001 के निर्देशन में 2 लघु फिल्मों का संपादन किया। सिक्सेल की शेष 3 फीचर फिल्म परियोजनाएं उसके बाद से उनके और निर्देशक जॉर्ज मिलर के बीच सहयोग रही है, जिसकी शुरुआत 1998 में बेब, पिग इन द सिटी, जे फ्राइडकिन के साथ सहसंपादित से हुई। रचनात्मक प्रभाव और प्रक्रिया। मार्गरेट सिक्सेल ने अपने करियर के दौरान कई परियोजनाओं के निर्माण में रचनात्मक रूप से योगदान दिया है,
जिसमें बेब 1995 भी शामिल है, जिसमें जॉर्ज मिलर ने उन्हें फिल्म के शुरुआती कट को बहुत अधिक एपिसोडिक और कथात्मक तनाव की कमी घोषित करके और अध्याय शीर्षकों और गायन चूहों के लिंकिंग उपकरणों का सुझाव देकर चित्र को बदलने का श्रेय दिया। 2. उन्हें फिल्म के लिए विशेष धन्यवाद का श्रेय मिला, साथ ही कहानी संरचना में योगदान के लिए हैप्पी फीट 2 के क्रेडिट में धन्यवाद भी मिला। अपने रचनात्मक रिश्ते के संबंध में सिक्सेल ने टिप्पणी की है कि मिलर और वह दोनों मिलकर एक पूर्ण व्यक्ति बनते हैं। 4. उन्होंने कहा है कि उनकी जीवनसाथी होने से केवल यह मदद मिलती है कि वे एक दूसरे की संवेदनाओं को बेहतर रंग से समझते हैं, क्योंकि 98% समय वे अपनी पसंद पर सहमत होते हैं, जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप तालमेल में नहीं होते हैं तो संपादन कक्ष में बहुत से लोगों की राय होती है और आप वास्तव में गलत दिशा में जा सकते हैं। वो मैड मैक्स फ्यूरी रोड 2015। 2012 में सिक्सेल ने जॉर्ज मिलर के निर्देशन में मैड मैक्स फ्यूरी रोड का संपादन शुरू किया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपनी फिल्म के संपादन के लिए अपनी पत्नी को क्यों चुना, तो मिलर ने कहा कि उन्होंने पहले कभी कोई एक्शन फिल्म नहीं काटी थी और अगर इसे सामान्य तरह के लोगों द्वारा संपादित किया जाता तो यह हर दूसरी एक्शन फिल्म की तरह दिखती। क्योंकि फिल्म का अधिकांश भाग एक गहन सड़क युद्ध के इर्दगिर्द घूमता है, जिसमें दर्जनों वाहन स्टंट और सैकड़ों व्यक्तिगत एक्स्ट्रा कलाकार शामिल है, लोकेशन टीम किसी भी सेटअप पर 20 कैमरों से शूट करेगी। 7. नतीजतन लोकेशन पर संपादकीय टीम ने दैनिक आधार पर 10 से 20 घंटे के फुटेज को संसाधित किया, जिसे वापस सिडनी, ऑस्ट्रेलिया भेजा जाना था, जहां सिक्सेल और उनकी संपादकीय टीम उत्पादन के साथ मिलकर फुटेज को आकार देने पर काम करेगी। 7. जब तक मुख्य फोटोग्राफी समाप्त हुई, सिक्सेल को संपादित करने के लिए 470 घंटे से अधिक फुटेज दिए गए, जिसे पूरी तरह से देखने में 3 महीने लग गए। 2 साल तक सिक्सेल ने सप्ताह में 6 दिन प्रतिदिन लगभग 10 घंटे काम किया, कुल मिलाकर 6000 से अधिक सामूहिक घंटों की संपादन प्रक्रिया के लिए फिल्म की अंतिम 120 मिनट की अवधि तैयार की। 6. फिल्म के अंतिम संपादन में 2700 से अधिक व्यक्तिगत कट शामिल थे, जो मिलर की पिछली मैड मैक्स किस्ट द रोड वॉरियर 1981 की तुलना में दोगुने से अधिक थे, जिसमें 90 मिनट की अवधि में केवल 1200 कट थे। 2016 में सिक्सेल ने मैड मैक्स फ्यूरी रोड के संपादन पर अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ संपादन का अकादमी पुरस्कार जीता। 9. इस पुरस्कार को जीतकर वह अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण अफ्रीकी मूल की संपादक बन गईं। उन्होंने 21वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ संपादन का पुरस्कार, 10 सर्वश्रेष्ठ संपादित फीचर फिल्म ड्रामेटिक के लिए 2016 ACAD पुरस्कार, 11 और सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए बाफ्टा पुरस्कार भी जीता। संपादकीय टीम और लिंक की भूमिका। एक महिला संपादक के रूप में अपनी भूमिका के संबंध में सिक्सेल ने कहा है कि वह संपादन प्रक्रिया में अपने लिंक को प्रासंगिक नहीं मानती है। 5. एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि वह संपादन कक्ष में बहुत से लोगों के साथ काम करती है। हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं। मैं वास्तव में फिल्म काटने में रुचि रखती हूं और जबकि जॉर्ज मिलर इसे सकारात्मक मानते हैं, मैं इसके बारे में बहुत अधिक महिला जैसा महसूस नहीं करती हूं। 5. अपनी संपादकीय टीम के संबंध में सिक्सेल ने उल्लेख किया है कि उनके कर्मचारियों में 25% महिलाएं हैं। 5. मिलर के साथ काम करने के अपने पूरे करियर के दौरान जेसन बैलेंटाइन बेब, पिग इन द सिटी से लेकर मैड मैक्स फ्यूरी रोड तक हर फीचर फिल्म में उनके पहले सहायक और अतिरिक्त संपादक थे। उद्धरण वाचित व्यक्तिगत जीवन। 1995 में मार्गरेट सिक्सेल ने निर्देशक जॉर्ज मिलर से शादी की। उनके 2 बेटे हैं और सिक्सेल की मिलर की पिछली शादी से एक सौतेली बेटी है। 2001 में टैंपा मामले की 10वीं वर्षगांठ के जवाब में 2011 में ऑस्ट्रेलियाई नीति विकास केंद्र ने एक बयान प्रकाशित किया जिसमें ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक नेताओं से शरणार्थियों और शरण चाहने वालों पर गतिरोध को तोड़ने का आग्रह किया गया था, जो अभी भी दुखद रूप से मानवीय त्रासदी, राजनीतिक अवसरवाद, नीति विफलता और महान लागत की विशेषता थी। 13. मार्गरेट सिक्सेल और उनके पति जॉर्ज मिलर दोनों ने सार्वजनिक बयान का समर्थन किया। टॉम होल्केनबर्ग, जन्म 8 दिसंबर 1967,
जिन्हें जंकी एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है, एक डच संगीतकार, मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, डीजे, निर्माता और इंजीनियर है। मूल रूप से अपने ट्रांस प्रोडक्शन के लिए जाने जाने वाले, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिका और बिग बीट संगीत और फिल्म स्कोर का निर्माण करना शुरू कर दिया। एल्विस प्रेस्ली के ए लिटिल लेस कन्वर्सेशन का उनका रीमिक्स 2002 में दुनिया भर में हिट हुआ। फिल्म स्कोर में उन्होंने मैन ऑफ स्टील और बैटमैन बनाम सुपरमैन, डॉन ऑफ जस्टिस पर हंस जिमर और उनकी कंपनी रिमोट कंट्रोल प्रोडक्शंस के साथ काम किया है। साथ ही जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग, डाइवर्जेंट, मैड मैक्स, फ्यूरी रोड, डेडपूल, टॉम रेडर, एक एलिटा, बैटल एंजेल, टर्मिनेटर, डार्क फेट, सोनिक द हेजहोग और इसके सीक्वेल, स्कूब, गॉडजिला बनाम कांग, आर्मी ऑफ द डेड और 3000 ईयर्स ऑफ लॉन्गिंग के लिए स्कोर तैयार किए हैं। प्रारंभिक जीवन। होल्केनबॉर्ग का जन्म नीदरलैंड के गेल्डरलैंड के लिच्टेनवुडे में हुआ था। अपनी मां से शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित, जो स्वयं एक मान्यता प्राप्त संगीत शिक्षिका है, होल्केनबॉर्ग ने 3 साल की उम्र में पियानो बजाना शुरू किया, 8 साल की उम्र में ड्रम, 2 और 12 साल की उम्र में गिटार बजाया। पिंक फ्लॉयड और किंग क्रिम्सन के साइकेडेलिक पॉप से प्रभावित होकर उन्होंने 14 साल की उम्र में बास उठाया। लीवार्डेन जाने के बाद 17 साल की उम्र में उन्होंने कीबोर्ड और अन्य डिजिटल गियर बेचने वाले एक स्थानीय संगीत स्टोर में नौकरी करने का फैसला किया और इलेक्ट्रॉनिक और ऑर्गेनिक ध्वनियों के संयोजन के लिए प्रशंसा करना शुरू कर दिया। 2 सिंथेसाइजर की खोज करने के तुरंत बाद ही वे डच न्यू वेव एंसेम्बल वीकेंड एट वाइकिकी में एक बहुवाद्यवादक और निर्माता के रूप में शामिल। 3 1993 में होल्केनबॉर्ग ने डच मेटल बैंड द गैदरिंग के लिए ऑलमोस्ट ए डांस का निर्माण किया और बाद में उसी वर्ष फिल मिल्स के साथ औद्योगिक रॉक बैंड नर्व का गठन किया। 4 1992 में लेबल प्ले इट अगेन सैम के साथ हस्ताक्षर करने और 2 एलपी कैंसर ऑफ चॉइस 1993, 4 और ब्लड एंड गोल्ड 1994 जारी करने के बाद उन्होंने एक निर्माता के रूप में काम करना जारी रखा। सेपुल्टुरा, फियर फैक्ट्री और डॉग ईट डॉग जैसे हार्डकोर पंक और मेटल बैंड के साथ काम किया। 4 जबकि एक साथ द नीड फॉर स्पीड और टेस्ट ड्राइव 5 जैसे रेसिंग वीडियो गेम के लिए उनके कुछ वाद्य इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक का लाइसेंस दिया। यह इस समय के दौरान था कि उन्होंने डच फीचर फिल्म साइबेरिया आजीविका 1997-99, सैटरडे टीनेज किक और बिग साउंड्स ऑफ द ड्रैग्स 1997 में होल्केनबॉर्ग ने जंकी एक्सेल मॉनिकर के तहत अपना पहला एल्बम सैटरडे टीनेज किक रिलीज किया। 4 बिली क्लब, डेफ बीट और डीलिंग विद द रोस्टर जैसे एकल की विशेषता वाले इस एल्बम में रॉक और साइकेडेलिया के तत्वों के साथ तेज ब्रेकबीट लय को जोड़ा गया है। 4 एल्बम के अधिकांश गानों में पैट्रिक रूड बॉय टिलोन के बोल और स्वर शामिल है, जो डच रैप रॉक बैंड अर्बन डांस स्क्वाड के गायक है। 4 द प्रोडिजी के साथ एक संक्षिप्त दौरे और फूजी रॉक और रोस्किल्डे में त्योहार की तारीखों के बाद होल्केनबॉर्ग ने आगामी यूएस रेव सीन में अपने लिए एक नाम बनाया। उनका दूसरा एलपी बिग साउंड्स ऑफ द ड्रैग्स 1999 में रिलीज हुआ, जिसमें एक बार फिर टिलोन ने एल्बम के ज्यादातर गानों में अपनी आवाज दी, जैसे कि एक्शन रेडियस, पावर ऑफ बिग स्लैक्स, जीरोटोनिन, लव लाइक रेजर ब्लेड, लीजन और नेक्स्ट प्लेटो। एल्बम का आखिरी ट्रैक फ्यूचर इन कंप्यूटर हेल पार्ट 2 वेल्श डीजे और निर्माता साशा के मिक्स एल्बम ग्लोबल अंडरग्राउंड 013 इबीजा में प्रमुखता से दिखाया गया था। 2002 थोड़ी कम बातचीत। फिल्म संगीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाने के दौरान ब्लेड 1998 और द बीच 2000 जैसी फिल्मों में योगदान देने के दौरान होल्केनबॉर्ग को 2002 के नाइके विश्व कप के विज्ञापन, जिसका शीर्षक सीक्रेट टूर्नामेंट था, के लिए एल्विस प्रेस्ली के 1968 के एकल ए लिटिल लेस कन्वर्सेशन 3 अलग-अलग संगीत वीडियो के साथ को रीमिक्स करने के लिए कहा गया था। इस अवसर पर पहली बार प्रेस्ली की एस्टेट ने प्रेस्ली की किसी भी सामग्री को रीमिक्स करने की अनुमति दी थी। यह गीत यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको सहित 24 देशों में नंबर 1 पर पहुंच गया और इसे एल्विस बनाम जेएक्सएल नाम के तहत एकल के रूप में जारी किया गया। इस गीत को एनबीसी टीवी श्रृंखला लास वेगास के शीर्षक गीत के रूप में भी दिखाया गया था। 2003 रेडियो जेएक्सएल कंप्यूटर हेल केबिन से प्रसारण। ए लिटिल लेस कन्वर्सेशन की सफलता ने उनके 2003 के डबल डिस्क एल्बम रेडियो जेएक्सएल ए ब्रॉडकास्ट फ्रॉम द कंप्यूटर हेल केबिन के लिए मंच तैयार किया।
कंप्यूटर हेल नाम होल्केनबोर्ग के एम्स्टर्डम स्टूडियो और मुख्यालय को संदर्भित करता है। एक काल्पनिक समुद्री डाकू रेडियो स्टेशन की अवधारणा के इर्दगिर्द शिथिल रूप से आधारित एल्बम के 3 PM साइड में द क्योर के रॉबर्ट स्मिथ, डेपेचे मोर के डेव गेहन, पीटर तोश, पब्लिक एनिमी के चक डी, गैरी नुमान, सोलोमन बर्क और सैफ्रॉन के साथ सहयोग शामिल है। साथ ही एल्विस प्रेस्ली रीमिक्स भी शामिल है। 3 AM साइड में ज्यादातर प्रगतिशील हाउस इंस्ट्रूमेंटल शामिल है, जिसमें साशा के साथ सहयोग में ब्रीजर भी शामिल है। एल्बम को www.radiojxl.com पर एक पूरी तरह से काम करने वाले इंटरनेट रेडियो स्टेशन के साथ साथ लॉन्च किया जाना था, जिसमें शीर्ष EDM उत्पादकों और DJ के साथ विशेष शो और मिक्स शामिल होने थे, लेकिन यह उपक्रम जारी रखने के लिए बहुत महंगा और समय लेने वाला साबित हुआ। इसके बाद साइट से 2 डाउनलोड करने योग्य एल्बम जारी किए गए, 7 AM एम्बिएंट और 7 AM डांस। 2004-08 आज और आपके पीछे वापस लौटना। 2006 में जंकी एक्सेल और केवेंस। होल्केनबोर्ग ने 2003 में लॉस एंजल्स में स्थानांतरित होने का फैसला किया और अप्रैल 2006 में अपना चौथा पूर्ण लंबाई वाला एल्बम टुडे जारी किया, एक ऐसा एल्बम जो उनके जीवन में हो रहे व्यक्तिगत और पेशेवर बदलावों को दर्शाता है। टुडे में केवल एक अतिथि गायक नाथन मैडर शामिल है और यह अपने पहले 2 एल्बमों की अधिक गिटार आधारित ध्वनि पर लौटता है। उनके 5वें एल्बम बूमिंग बैक एट यू में होल्केनबोर्ग ने 1967 पोएम जैसे ट्रैक द्वारा एक मजबूत क्लब ध्वनि विकसित की, जिसमें स्टीव ओकी शामिल थे। एल्बम के कई गीत इलेक्ट्रोक्यूट के निकोल मोरियर के सहयोग से लिखे गए थे, जो मैड परस्यूट, नॉट इनफ और न्यू टॉय में दिखाई देते हैं। एल्बम आर्टवर्क म्यूजिक पर जारी किया गया था। यह अमेरिका में चार्ट में शामिल होने वाला पहला जंकी एक्सेल फुल लेंथ एल्बम था और इसमें लॉरेन रॉकेट के साथ हिट सिंगल मोर शामिल था। रॉकेट ने स्यूक्सी एंड द बेंशीज के कवर सिटीज इन डस्ट में गायन में भी योगदान दिया। 2012 संश्लेषित 27 नवंबर 2012 को जंकी एक्सेल ने अपना छठा पूर्ण लंबाई वाला एल्बम रिलीज किया, जिसका नाम सिंथेसाइजर था। इस एल्बम से पहले मोली जी के लिए एक एकल EP जारी किया गया था, जिसे 6 सितंबर को रिलीज किया गया था और इसमें अजारी एंड 3 और कैन ब्लास्टर द्वारा रीमिक्स शामिल है। दूसरा एकल ग्लोरिया डेटारॉक के फ्रेडरिक सरोआ के साथ 23 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। शैलीगत रूप से सिंथेसाइज्ड टुडे की आत्मनिरीक्षण ध्वनि और बूमिंग बैक एट यू की क्लब भारी ध्वनि के बीच संतुलन बनाता है और इसमें आइसिस सलाम, ऑफ द डांस फ्लोर, टीयर्स फॉर फियर्स के कर्ट स्मिथ, व्हेन इनफ इज नॉट इनफ और टॉमी सनशाइन, लव मशीन के साथ सहयोग शामिल है। एल्बम में टिमोथी लेरी के द साइकेडेलिक एक्सपीरियंस से बोले गए शब्दों का एक अंश भी शामिल है, जिसे लेरी ने लीव बिहाइंड योर ईगो गीत पर पढ़ा है। ऑफ द डांस फ्लोर का वीडियो जापानी इलेक्ट्रोपॉप बैंड ट्रिपल निप्पल्स द्वारा बनाया गया था। ग्लोरिया और लीव बिहाइंड योर ईगो के वीडियो क्लीन स्वीप के लिए जॉन क्रिस्टोफर पिना द्वारा निर्देशित किए गए थे। फिल्म के लिए रचना हैरी ग्रेगसन विलियम्स के सहयोग से उन्होंने टोनी स्कॉट की फिल्म डोमिनो 2005 में अतिरिक्त संगीत का योगदान दिया और डच फिल्म ब्लाइंड के लिए संगीतकार के रूप में काम किया, जिसे 2007 में नीदरलैंड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत स्कोर के लिए नामांकित किया गया था और 2008 के औबग्ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत स्कोर के लिए ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार प्राप्त हुआ था। होल्केनबोर्ग फिल्म और टेलीविजन उद्योग में काम करना जारी रखते हैं। उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट राइजेज में एक सीक्वेंसर प्रोग्रामर के रूप में संगीतकार जिमर के साथ सहयोग किया। यह फिल्म होल्केनबोर्ग और जिमर के बीच चौथा स्कोरिंग सहयोग है, जिसमें मेगामाइंड 2010, इंसेप्शन 2010 और मेडागास्कर 3, यूरोप्स मोस्ट वांटेड 2012 शामिल है। होल्केनबोर्ग ने किंगडम ऑफ हेवन, डोमिनो, DOA, डेड और अलाइव, 7 शार्क टेल, द क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक, डार्क फ्यूरी, द एनिमेट्रिक्स और रेसिडेंट इविल फिल्मों के लिए संगीत प्रदान किया है और उनके मूल संगीत को कई प्रमुख मोशन पिक्चर्स में दिखाया गया है, जिसमें ब्लेड, डीलिंग विद द रोस्टर और द बीच, सिनेस्थेसिया शामिल है। 2013 में उन्होंने रिलेटिविटी मीडिया फिल्म पैरानोइया के लिए संगीत तैयार किया। कुछ ही समय बाद उन्हें 300 राइज ऑफ एन एम्पायर के निर्माता जैक स्नाइडर द्वारा फिल्म के लिए स्कोर बनाने के लिए लाया गया।
9. उन्हें 2014 की फिल्म डाइवर्जेंट के संगीतकार के रूप में श्रेय दिया जाता है। 10. वह मैग्निफिसेंट सिक्स के सदस्य है, जो 5 अन्य संगीतकारों का एक सहयोगी समूह है, जिसमें हैज़ जिमर, फेरेल विलियम्स, जॉनी मार, द स्मिथ से, माइकल आइनजिगर, इंक्यूबस से, एंड्रयू कावचिंस्की और स्टीव माजारो शामिल है। 11. विविध पृष्ठभूमि से आने वाले कलाकारों के सुपरग्रुप ने मिलकर स्कोर तैयार किया द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। वह 2015 की फिल्म मैड मैक्स, फ्यूरी रोड 12 और 2016 की फिल्म डेडपूल 13 के लिए मुख्य संगीतकार थे और जिमर के साथ फिल्म बैटमैन बनाम सुपरमैन, डॉन ऑफ जस्टिस 14 के सहसंगीतकार थे, जिन्होंने अभी भी सभी मुख्य विषयों को लिखा था। 15 जिसमें वंडर वुमन के लिए संगीत भी शामिल था, जिसे बाद में उसी नाम की फिल्म में इस्तेमाल किया गया था। होल्केनबर्ग को स्नाइडर की 2017 की फिल्म जस्टिस लीग के लिए संगीत तैयार करने के लिए सेट किया गया था, लेकिन जब निर्देशक जोस व्हेडन को फिल्म खत्म करने के लिए लाया गया, तो उनकी जगह डैनी एल्फमैन को ले लिया गया। 16 होल्केनबर्ग ने 2018 की फिल्म मॉर्टल इंजन, 2019 की फिल्मों एलिटा, बैटल एंजेल 17 और टर्मिनेटर, डार्क 20, 2021 की रिलीज जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग, गॉडजिला बनाम कांग 21 और आर्मी ऑफ द डेड 22 और 2022 की रिलीज द 355, 23 सोनिक द हेजहोग 2, 24 और 3000 ईयर्स ऑफ लॉन्गिंग। 25 वीडियो गेम के लिए रचना करना। अपने कई कलाकार एल्बमों और ईपी के साथ जाने के लिए, होल्केनबर्ग 1990 के दशक के मध्य से वीडियो गेम के लिए मूल संगीत बना रहे हैं। एक्सबॉक्स रेसिंग गेम फोर्जा मोटरस्पोर्ट और क्वांटम रेडशिफ्ट के साउंड ट्रैक की रचना के अलावा, होल्केनबर्ग एसएसएक्स ब्लर साउंड ट्रैक के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने वीडियो गेम के उपयोग के लिए अपने कई एल्बम ट्रैक का लाइसेंस भी दिया है। फ्यूचर इन कंप्यूटर हेल, भाग 2, सिनेस्थीसिया और डांस यूएसए सभी उनके एल्बम बिग साउंड्स ऑफ द ड्रैग से लिए गए थे। रेसिंग वीडियो गेम टीडी ओवरड्राइव, द ब्रदरहुड ऑफ स्पीड 2002 के लिए लाइसेंस प्राप्त थे। टुडे का टाइटल ट्रैक वीडियो गेम बर्नआउट लेजेंड्स और बर्नआउट रिवेंज के साउंड ट्रैक पर दिखाया गया है। स्यूक्सी एंड द बेंशीज के सिटीज इन डस्ट का उनका कवर इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के बर्नआउट पैराडाइज पर दिखाया गया है। उन्होंने द मैट्रिक्स, पाथ ऑफ नियो, डिस्ट्रॉय ऑल ह्यूमंस, द सिम्स 2, नाइट लाइफ, द सिम्स 3, नीड फॉर स्पीड, हाई स्टेक्स, नीड फॉर स्पीड, अंडरग्राउंड, नीड फॉर स्पीड, कार्बन, फीफा 08 और फीफा स्ट्रीट 3 आदि के लिए अतिरिक्त संगीत लिखा है और संगीत का लाइसेंस दिया है। उन्होंने ईए के डार्कस्पोर के लिए साउंड ट्रैक तैयार किया है। रीमिक्स जंकी एक्सेल 2008 में लाइव प्रदर्शन करते हुए होल्केनबर्ग ने रीमिक्स बनाए थे ए-लिस्ट पॉप सुपरस्टार और कम प्रसिद्ध कलाकारों दोनों के लिए। हाइलाइट्स में सिदर सिस्टर्स, मैरी, लैंड ऑफ 1000 वर्ड्स, डेपेचे मोड, एंजॉय द साइलेंस, यूएन केली, बर्न माई शैडो, जस्टिन टिम्बरलेक, व्हाट गोज अराउंड, फैटबॉय स्लिम, वेपन ऑफ चॉइस, कोल्डप्ले, टॉक, ब्लॉक पार्टी, संडे, माइकल बुब्ले, स्वे, एवरिल लेविग्ने, गर्लफ्रेंड, डेफ्ट पंक, द ग्रिड, मैडोना, 4 मिनट्स, फिशर स्पूनर, इमर्ज और एस जिमर, इंसेप्शन और बॉम्बर्स ओवर इबीजा के लिए काम शामिल है। ब्रिटनी स्पीयर्स के आउटरेजियस के लिए उनके रीमिक्स का इस्तेमाल 2004 की फिल्म कैटवुमन में किया गया था और एन देन वी किस के उनके रीमिक्स को स्पीयर्स के 2005 के रीमिक्स एल्बम बी इन द मिक्स द रीमिक्स में दिखाया गया था। 2008 में मैडोना के 4 मिनट्स के रीमिक्स के लिए उन्हें बेस्ट रीमिक्स्ड रिकॉर्डिंग नॉन क्लासिकल के लिए ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। एल्विस प्रेस्ली के ए लिटिल लेस कन्वर्सेशन के उनके रीमिक्स ने 24 देशों में नंबर 1 पर जगह बनाई है। वाणिज्यिक कार्य होल्केनबर्ग का संगीत नाइकी, एडिडास, हेनेकेन और कैडिलैक जैसे प्रमुख ब्रांडों के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन अभियानों में भी दिखाया गया है। ईगल्स ऑफ डेथ मेटल के डोंट स्पीक के उनके रीमिक्स का इस्तेमाल 2008 के नाइकी टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल विज्ञापन में किया गया था, जिसे गाय रिची ने निर्देशित किया था। टुडे को मेजर लीग सॉकर के लिए ESPN विज्ञापनों में दिखाया गया था, जबकि ए लिटिल लेस कन्वर्सेशन ने नाइकी के 2002 विश्व कप अभियान के लिए साउंड ट्रैक प्रदान किया था। 26, 27, 28 व्यक्तिगत जीवन होल्केनबर्ग नीदरलैंड के प्रमुख कला संस्थानों में से एक आर्टिज कंजर्वेटोरियम में एसोसिएट प्रोफेसर है, जहां वे प्रोडक्शन, रीमिक्सिंग और संगीत रचना सिखाते हैं।
वे टारजाना, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में रहते हैं। दोस्तों फ्यूरियस मैड मैक्स सांगा ये अभी हाल ही में देखने को मिली थी 15 मई 2024 को, साथ ही साथ कुछ जगह 24 मई को और साथ ही साथ कई जगह से 23 मई को रिलीज़ कर दिया गया था। इंडिया में भी रिलीजिंग डेट 31 से 24 मई थी और 148 मिनट की लेंथ के साथ ये मूवी हमें देखने को मिली थी। और प्रॉफिट की बात की जाए तो और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मूवी 158 मिलियन के बजट में बनी थी और मूवी ने लगभग 172 मिलियन डॉलर्स का आंकड़ा पार कर लिया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है और एक तरह से सुपर डुपर हिट ये रही है। इसी वजह से इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहा है। बाकी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है इस मूवी के बारे में। इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाया कंफर्म जाएगा और प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ है। तो आज की ये वीडियो आपको यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जब आप तक पहुंचते रहे। तो इसके बारे में दोस्तों सारी कुछ जानकारी हो चुकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।